समरजीत करीब 1 साल बाद दिल्ली से अपने भाइयों अरविंद और धर्मेंद्र के साथ गांव धंजई लौटा तो मोहल्ले वालों ने उसमें कई बदलाव देखे। उसके पहनावे और बातचीत में काफी अंतर आ चुका था। उसका बातचीत का तरीका गांव वालों से एकदम अलग था। इससे गांव वाले समझ गए कि दिल्ली में उसका काम ठीक ठाक चल रहा है। धंजई गांव उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के थाना कुंडेभार में पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जो आपको अंदर से हिला कर रखेगी देगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका अपना अभिसिंह। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखने से ही लग रहा था कि समरजीत की हालत अब पहले से अच्छी हो गई है, लेकिन गांव वाले एक बात नहीं समझ पा रहे थे कि जब वह गांव से गया था तो गांव के ही रहने वाले राम सनेही की बेटी दीपा को भगाकर ले गया था, लेकिन उसके साथ दीपा दिखाई नहीं दे रही थी। दरअसल दीपा और समरजीत के बीच काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके चलते वह और दीपा करीब 1 साल पहले गांव से भाग गए थे। बाद में राम सनेही को पता लगा कि समरजीत दीपा के साथ दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर गांव में रह रहा है। गांव के ही लड़के के साथ बेटी के भाग जाने की बदनामी राम सनेही झेल रहा था। उसे जब पता लगा कि समरजीत के साथ दीपा नहीं आई है तो यह बात उसे कुछ अजीब सी लगी। बेटी को भगाकर ले जाने वाला समरजीत उसके लिए एक दुश्मन था। इसके बावजूद भी बेटी की ममता उसके दिल में जाग उठी। उसने समरजीत से बेटी के बारे में पूछ ही लिया। तब समरजीत ने बताया वह तो करीब 1 महीने पहले नाराज होकर दिल्ली से गांव चली आई थी। अब तुम्हें ही पता होगा कि वह कहां है। यह सुनकर राम सनेही चौंका। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो यहां आई ही नहीं है। अब मुझे क्या पता वह कहां गई? आप अपनी रिश्तेदारियों वगैरह में देख लीजिए, क्या पता वहीं चली गई हो। समरजीत की बात राम सनेही के गले नहीं उतरी। वह समझ नहीं पा रहा था कि समरजीत जो दीपा को कहीं देखने की बात कह रहा है वह कहीं दूसरी जगह क्यों जाएगी। फिर भी उसका मन नहीं माना। उसने अपने रिश्तेदारों के यहां फोन करके दीपा के बारे में पता किया, लेकिन पता चला कि वह कहीं नहीं है। बात 1 महीना पुरानी थी। ऐसे में वह बेटी को कहां ढूंढे। बेटी के बारे में सोच सोचकर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। यह बात दिसंबर 2013 के आखिरी हफ्ते की थी। समरजीत के साथ उसके भाई अरविंद और धर्मेंद्र भी गांव आए थे। राम सनेही ने दोनों भाइयों से भी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उनसे भी उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 10 से 11 दिन गांव में रहने के बाद समरजीत दिल्ली लौट गया। बेटी की कोई खैर खबर न मिलने से राम सनेही और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। वह जानते थे कि समरजीत दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में रहता है। वहीं पर उनके गांव का एक आदमी और रहता था। उस आदमी के साथ जनवरी 2014 के पहले हफ्ते में राम सनेही भी पुल प्रहलादपुर आ गया। थोड़ी कोशिश के बाद उसे समरजीत का कमरा मिल गया। उसने वहां आसपास रहने वालों से बेटी दीपा का फोटो दिखाते हुए पूछा। लोगों ने बताया कि जिस दीपा नाम की लड़की की बात कर रहा है वह 22 दिसंबर 2013 तक तो समरजीत के साथ देखी गई थी। इसके बाद वह दिखाई नहीं दी है। समरजीत ने राम सनेही को बताया था दीपा 1 महीने पहले यानी नवंबर 2013 में नाराज होकर दिल्ली से चली गई थी, जबकि पुल प्रहलादपुर गांव के लोगों से पता चला था कि वह 22 दिसंबर 2013 तक समरजीत के साथ थी। इससे राम सनेही को शक हुआ कि समरजीत ने उससे जरूर झूठ बोला है। वह दीपा के बारे में जानता है कि वह इस समय कहां है। राम सनेही के मन में बेटी को लेकर कई तरह के ख्याल पैदा होने लगे। उसे इस बात का अंदेशा होने लगा कि कहीं इन लोगों ने बेटी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं कर दी। यही सब सोचते हुए वह 6 जनवरी 2014 को दोपहर के समय थाना पुल प्रहलादपुर पहुंचा और वहां मौजूद थाना प्रभारी धर्मदेव को बेटी के गायब होने की बात बताई। राम सनेही ने थाना प्रभारी को बेटी का हुलिया बताते हुए आरोप लगाया कि समरजीत और उसके भाइयों अरविंद व धर्मेंद्र ने अपने मामा नरेंद्र, राजेंद्र और वीरेंद्र के साथ बेटी को अगवा कर उसके साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे दिया है। थाना प्रभारी धर्मदेव ने उसी समय राम सनेही की तहरीर पर भादमवी की धारा 365
34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराकर सूचना एसीपी जसवीर सिंह मलिक को दे दी। मामला जवान लड़की के अपहरण का था, इसलिए एसीपी जसवीर सिंह मलिक ने थाना प्रभारी धर्मदेव के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में इंस्पेक्टर आर.एस. नरुका, सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार, युद्धवीर सिंह, हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार, नईम अहमद, राकेश, कांस्टेबल अनुज कुमार तोमर, धर्म सिंह आदि को शामिल किया गया। उधर दिल्ली में रह रहे समरजीत और उसके भाइयों को जब पता चला कि दीपा का बाप राम सनेही पुल प्रहलादपुर आया हुआ है, तो तीनों भाई दिल्ली से फरार हो गए। पुलिस टीम जब उनके कमरे पर गई तो वहां उन तीनों में से कोई नहीं मिला। चूंकि तीनों आरोपी राम सनेही के गांव के ही रहने वाले थे, इसलिए पुलिस टीम राम सनेही को लेकर यूपी स्थित उसके गांव धनजई पहुंची, लेकिन घर पर समरजीत और उसके घर वालों में से कोई नहीं मिला। अब पुलिस को अंदेशा हो गया कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये लोग फरार है। गांव के लोगों से बात करके पुलिस ने यह पता लगाया कि इनके रिश्तेदार वगैरह कहां-कहां रहते हैं, ताकि वहां जाकर आरोपियों को तलाशा जा सके। इससे पुलिस को पता चला कि सुल्तानपुर और फैजाबाद के कई गांवों में समरजीत के रिश्तेदार रहते हैं। उन रिश्तेदारों के यहां जाकर दिल्ली पुलिस ने दबिशें दी, लेकिन वे सब वहां भी नहीं मिले। दिल्ली पुलिस ने समरजीत के सभी रिश्तेदारों पर दबाव बनाया कि आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस के हवाले करें। उधर बेटी की चिंता में राम सनेही का बुरा हाल था। वह पुलिस से बार बार बेटी को जल्द तलाशने की मांग कर रहा था। समरजीत या उसके भाइयों से पूछताछ करने के बाद ही दीपा के बारे में कोई जानकारी मिल सकती थी, इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम अपने स्तर से ही आरोपियों को तलाशती रही। 9 जनवरी 2014 को पुलिस को सूचना मिली कि समरजीत सुल्तानपुर के ही गांव नगीपुर सामरी बाजार में रहने वाले अपने मामा के यहां आया हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस नगीपुर गांव पहुंच गई। सूचना एकदम सही निकली। वहां पर समरजीत, उसके भाई अरविंद और धर्मेंद्र के अलावा उसका मामा नरेंद्र भी मिल गया। चूंकि दीपा समरजीत के साथ ही रह रही थी, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले उसी से दीपा के बारे में पूछा। इस पर समरजीत ने बताया, सर, नवंबर 2013 में दीपा उससे लड़झगड़ कर दिल्ली से अपने गांव जाने को कहकर चली आई थी। इसके बाद वह कहां गई, इसकी उसे जानकारी नहीं है। लेकिन पुल प्रहलादपुर में जहां तुम लोग रहते थे, वहां जाकर हमने जांच की तो जानकारी मिली कि दीपा 23 दिसंबर 2013 को दिल्ली में ही तुम्हारे साथ थी। थाना प्रभारी धर्मदेव ने कहा तो समरजीत के चेहरे का रंग उड़ गया। थाना प्रभारी उसका हाव भाव देखकर समझ गए कि यह झूठ बोल रहा है। उन्होंने रौबदार आवाज में उससे कहा, देखो, तुम हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। दीपा के साथ तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है, हमें सब पता चल चुका है। वैसे एक बात बताऊं, सच्चाई उगलवाने के हमारे पास कई तरीके हैं, जिनके बारे में तुम जानते भी होगे। अब गनीमत इसी में है कि तुम सारी बात हमें खुद बता दो, वरना। इतना सुनते ही वह डर गया। वह समझ गया कि अगर सच नहीं बताया कि पुलिस बेरहमी से उसकी पिटाई करेगी, इसलिए वह सहम कर बोला, सर, हमने दीपा को मार दिया है। उसकी लाश कहां है? थाना प्रभारी ने पूछा। सर, उसकी लाश बाग में दफन कर दी है। समरजीत ने कहा तो पुलिस चारों आरोपियों के साथ उस बाग में पहुंची जहां उन्होंने दीपा की लाश दफन करने की बात कही थी। समरजीत के मामा नरेंद्र ने पुलिस को आम के बाग में वह जगह बता दी, लेकिन उस जगह तो आम का पेड़ लगा हुआ था। नरेंद्र ने कहा कि लाश इसी पेड़ के नीचे है। उन लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने वहां खुदाई कराई तो वास्तव में एक शाल में गठरी के रूप में बंधी एक महिला की लाश निकली। उस समय राम सनेही भी पुलिस के साथ था। लाश देखते ही वह रोते हुए बोला, साहब, यही मेरी दीपा है। देखो ना, इन्होंने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। मुझे पहले ही इन लोगों पर शक हो रहा था। इनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए ताकि ये बच न सके। वहां खड़े गांव वालों ने तसल्ली देकर किसी तरह राम सनेही को चुप कराया। गांव वाले इस बात से हैरान थे कि समरजीत दीपा को बहुत प्यार करता था, जिसके कारण दोनों गांव से भाग गए थे। फिर समरजीत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? पुलिस ने लाश का मुआयना किया तो उसके गले पर कुछ निशान पाए गए। इससे अनुमान लगाया
कि दीपा की हत्या गला घोंटकर की गई थी। मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सुल्तानपुर के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया और चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर के दिल्ली ले आई। थाना पुल प्रहलादपुर में समरजीत, अरविंद, धर्मेंद्र और इनके मामा नरेंद्र से जब पूछताछ की गई तो दीपा और समरजीत के प्रेम प्रसंग से लेकर मौत का ताना बाना बुनने तक की जो कहानी सामने आई वह बड़ी ही दिलचस्प निकली। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के थाना कुंडेभार में आता है एक गांव धंजई। इसी गांव में सूर्यभान सिंह परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे धर्मेंद्र, अरविंद और समरजीत थे। अरविंद और धर्मेंद्र शादीशुदा थे। दोनों भाई दिल्ली में ड्राइवर की नौकरी करते थे। समरजीत गांव में ही खेती किसानी करता था। वह खेती किसानी करता जरूर था, लेकिन उसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। वह जवान तो था ही, इसलिए उसका मन ऐसा साथी पाने के लिए बेचैन था जिससे अपने मन की बात कह सके। इसी दौरान उसकी नजरें दीपा से दो चार हुई। दीपा राम सनेही की 20 वर्षीय बेटी थी। दीपा तीखे नयन नक्श और गोल चेहरे वाली युवती थी। दीपा उसकी बिरादरी की नहीं थी, फिर भी उसका झुकाव उसकी तरफ हो गया। फिर दोनों के बीच बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों ही चढ़ती जवानी पर थे, इसलिए जल्दी ही उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। एक दूसरे को शरीर सौंपने के बाद उनकी सोच में इस कदर बदलाव आया कि उन्हें अपने प्यार के अलावा सब कुछ फीका लगने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मंजिल यहीं तक हो। मौका मिलने पर दोनों खेतों में एक दूसरे से मिलते रहे। उनके प्यार को देखकर ऐसा लगता था जैसे भले ही उनके शरीर अलग अलग हो, लेकिन जान एक हो। उन्होंने शादी करके अपनी अलग दुनिया बसाने तक की प्लानिंग कर ली। घर वाले उनकी शादी करने के लिए तैयार हो सकेंगे, इसका विश्वास दोनों को नहीं था। इसकी वजह साफ थी कि दोनों की जाति अलग अलग थी और दूसरे दोनों एक ही गांव के थे। घर वाले तैयार हों या न हों, उन्हें इस बात की फिक्र न थी। वे जानते थे कि प्यार के रास्ते में तमाम तरह की बाधाएं आती है। सच्चे प्रेमी उन बाधाओं की कभी फिक्र नहीं करते। वे परिवार और समाज के व्यंग्य बाणों और उनके द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को लांघ कर अपने मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। समरजीत और दीपा भले ही सोच रहे थे कि उनका प्यार जमाने से छिपा हुआ है, लेकिन यह केवल उनका भ्रम था। हकीकत यह थी कि इस तरह के काम कोई चाहे कितना भी चोरी छिपे क्यों न करे, लोगों को पता चल ही जाता है। समरजीत और दीपा के मामले में भी ऐसा ही हुआ। मोहल्ले के कुछ लोगों को उनके प्यार की खबर लग गई। फिर क्या था, मोहल्ले के लोगों से बात उड़ते उड़ते इन दोनों के घर वालों के कानों में भी पहुंच गई। समरजीत के पिता सूर्यभान सिंह ने बेटे को डांटा, तो वहीं दूसरी तरफ दीपा के पिता राम सनेही ने भी दीपा पर पाबंदियां लगा दी। उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो उसकी शादी करने में परेशानी होगी। कहते हैं कि प्यार पर जितनी बंदिशें लगाई जाती है वह और ज्यादा बढ़ता है, यानी बंदिशों से प्यार की डोर टूटने के बजाय और ज्यादा मजबूत हो जाती है। बेटी पर बंदिशें लगाने के पीछे राम सनेही की मंशा यही थी कि वह समरजीत को भूल जाएगी, लेकिन उसने इस बात की तरफ गौर नहीं किया कि घर वालों के सो जाने के बाद दीपा अभी भी समरजीत से फोन पर बात करती है। यानी भले ही उसकी अपने प्रेमी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, वह फोन पर दिल की बात उससे कर लेती थी। एक बार राम सनेही ने उसे रात को फोन पर बात करते देखा तो उसने उससे पूछा कि किससे बात कर रही है। तब दीपा ने साफ बता दिया कि वह समरजीत से बात कर रही है। इतना सुनते ही राम सनेही को गुस्सा आ गया और उसने उसकी पिटाई कर दी। राम सनेही ने सोचा कि पिटाई से दीपा के मन में खौफ बैठ जाएगा, लेकिन इसका असर उलटा हुआ। सन 2012 में दीपा समरजीत के साथ भाग गई। समरजीत प्रेमिका को लेकर हरिद्वार में अपने एक परिचित के यहां चला गया। तब राम सनेही ने थाना कुंडेभार में बेटी के गायब होने की सूचना दर्ज करा दी। चूंकि गांव से समरजीत भी गायब था, इसलिए लोगों को यह बात समझते देर नहीं लगी कि दीपा समरजीत के संग ही भागी है। तब राम सनेही ने गांव में पंचायत बुलाकर पंचों की मार्फत समरजीत के पिता सूर्यभान सिंह पर अपनी बेटी को ढूंढने का दबाव बनाया।
आज भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ गांवों में पंचों की बातों का पालन किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई मामलों में पंचायतों के फैसले सही भी होते हैं। अपनी मान मर्यादा और सामाजिक दबाव को देखते हुए लोग पंचों की बात का पालन भी करते हैं। पंचायती फैसले के बाद सूर्यभान सिंह ने अपने स्तर से समरजीत और दीपा को तलाशना शुरू किया। बाद में उसे पता लगा कि समरजीत और दीपा हरिद्वार में हैं, तो वह उन दोनों को हरिद्वार से गांव ले आया। दोनों के घर वालों ने उन्हें फिर से समझाया। समरजीत और दीपा कुछ दिनों तक तो ठीक रहे। इसके बाद उन्होंने फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया। फिर वे दोनों अंबाला भाग गए। वहां पर समरजीत की बड़ी बहन रहती थी। समरजीत दीपा को लेकर बहन के यहां ही गया था। उसने भी उन दोनों को समझाया। उसने पिता को इसकी सूचना दे दी। सूर्यभान सिंह इस बार भी उन दोनों को गांव ले आए। बेटी के बार बार भागने पर राम सनेही और उसके परिवार की खासी बदनामी हो रही थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि उसकी शादी कर दी जाए। लिहाजा उसने उसकी फटाफट शादी करने का प्लान बनाया। वह उसके लिए लड़का देखने लगा। दीपा को जब पता चला कि घर वाले उसकी जल्द से जल्द शादी करने की फिराक में है, तो उसने आखिर अपनी मां से कह ही दिया कि वह समरजीत के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। उसकी इस जिद पर मां ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद 27 फरवरी 2013 को दीपा और समरजीत तीसरी बार घर से भाग गए। इस बार समरजीत उसे दिल्ली ले गया। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर गांव में समरजीत के भाई धर्मेंद्र और अरविंद रहते थे। वह उन्हीं के पास चला गया। बाद में समरजीत और दीपा ने मंदिर में शादी कर ली। फिर उसी इलाके में कमरा लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। पुल प्रहलादपुर में राम सनेही के कुछ परिचित भी रहते थे। उन्हीं के द्वारा उसे पता चला कि दीपा समरजीत के साथ दिल्ली में रह रही है। खबर मिलने के बावजूद भी राम सनेही ने उसे वहां से लाना जरूरी नहीं समझा। वह जानता था कि दीपा घर से 2 बार भागी और दोनों बार उसे घर लाया गया था। जब वह घर रुकना ही नहीं चाहती, तो उसे फिर से घर लाने से क्या फायदा। समरजीत के भाई अरविंद और धर्मेंद्र ड्राइवर थे, जबकि समरजीत को फिलहाल कोई काम नहीं मिल रहा था। उसकी गृहस्थी का खर्चा दोनों भाई उठा रहे थे। समरजीत भाइयों पर ज्यादा दिनों तक बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए कुछ दिनों बाद ही एक जानकार की मार्फत ओखला फेज 1 स्थित एक सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी कर ली। उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई। दोनों की गृहस्थी हंसी खुशी से चल रही थी। चूंकि समरजीत सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था, इसलिए कभी उसकी ड्यूटी नाइट की लगती थी तो कभी दिन की। वह मन लगाकर नौकरी कर रहा था, जिस वजह से वह पत्नी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसका नतीजा यह निकला कि पास में ही रहने वाले एक युवक से दीपा के नाजायज संबंध बन गए। समरजीत दीपा को जी-जान से चाहता था, इसलिए उसे पत्नी पर विश्वास था, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसके विश्वास को धता बताकर वह क्या गुल खिला रही है। कहते हैं कि कोई भी गलत काम ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन किसी तरीके से वह लोगों के सामने आ ही जाता है। दीपा की आशिक मिजाजी भी एक दिन समरजीत के सामने आ गई। हुआ यह था कि एक बार समरजीत की रात की ड्यूटी लगी थी। वह शाम 7 बजे ही घर से चला गया था। दीपा को पता था कि पति की ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की है। जब भी पति की रात की ड्यूटी होती थी, दीपा प्रेमी को रात 10 बजे के करीब अपने कमरे पर बुला लेती थी। मौज मस्ती करने के बाद वह रात में ही चला जाता था। उस दिन भी उसने अपने प्रेमी को घर बुला लिया। रात 11 बजे के करीब समरजीत की तबीयत अचानक खराब हो गई। ड्यूटी पर रहते वह आराम नहीं कर सकता था। वह चाहता था कि घर जाकर आराम करे, लेकिन उस समय घर जाने के लिए उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इसलिए उसने अपने एक दोस्त से घर छोड़ने को कहा। तब दोस्त अपनी मोटरसाइकिल से उसे उसके कमरे के बाहर छोड़ आया। समरजीत ने जब अपने कमरे का दरवाजा खटखटाया, तो प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही दीपा दरवाजे की दस्तक सुनकर घबरा गई। उसके मन में विचार आया कि पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया। प्रेमी को बेड के नीचे छिपने को कहकर उसने अपने कपड़े संभाले और बेमन से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने पति को देखकर वह चौंक कर बोली, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए?
आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ड्यूटी बीच में ही छोड़कर आ गया, समरजीत कमरे में घुसते हुए बोला। कमरे में बेड के नीचे दीपा का प्रेमी छिपा हुआ था। दीपा इस बात से डर रही थी कि कहीं आज उसकी पोल न खुल जाए। समरजीत की तो तबीयत खराब थी। वह जैसे ही बेड पर लेटा, उसी समय बेड के नीचे से दीपा का प्रेमी निकलकर भाग खड़ा हुआ। अपने कमरे से किसी आदमी को निकलते देख समरजीत चौंका। वह उसकी सूरत नहीं देख पाया था। समरजीत उस भागने वाले आदमी को भले ही नहीं जानता था, लेकिन उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसकी गैर मौजूदगी में यह आदमी कमरे में क्या कर रहा होगा। वह गुस्से में भर गया। उसने पत्नी से पूछा, यह कौन था और यहां क्यों आया था? पता नहीं कौन था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह चोर हो, कोई सामान चुराकर तो नहीं ले गया? दीपा ने बात घुमाने की कोशिश करते हुए कहा और संदूक का ताला खोलकर अपना कीमती सामान तलाशने लगी। तभी समरजीत ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? मुझे पता है कि वह यहां क्यों आया था। उसे जो चीज चुरानी थी वह तुमने उसे खुद ही सौंप दी। अब बेहतर यह है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। आइंदा यह व्यक्ति यहां नहीं आना चाहिए और न ही ऐसी बात मुझे सुनने को मिलनी चाहिए। पति की नसीहत से दीपा ने राहत की सांस ली। समरजीत तबीयत खराब होने पर घर आराम करने आया था, लेकिन आराम करना भूलकर वह रात भर इसी बात को सोचता रहा कि जिस दीपा के लिए उसने अपना गांव छोड़ा, उसे पत्नी बनाया, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि जब कोई भी महिला एक बार देहरी लांघ जाती है तो उस पर विश्वास करना मूर्खता होती है। अगले दिन जब वह ड्यूटी पर गया तो वहां भी उसका मन नहीं लगा। उसके मन में यही बात घूम रही थी कि दीपा अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। घर लौटने के बाद उसने अपने भाइयों अरविंद और धर्मेंद्र से दीपा के बारे में बात की। यह बात उसने अपने मामा नरेंद्र को भी बताई। उन सभी ने फैसला किया कि ऐसी कुलच्छनी महिला की चौकीदारी कोई हर समय तो कर नहीं सकता, इसलिए उसे खत्म करना ही आखिरी रास्ता है। दीपा को खत्म करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन अपना यह काम उसे कहां और कब करना है, इसकी उन्होंने योजना बनाई। काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने तय किया कि दीपा को दिल्ली में मारना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी वह दिल्ली पुलिस से बच नहीं पाएंगे। अपने जिला क्षेत्र में ले जाकर ठिकाने लगाना उन्हें उचित लगा। समरजीत को पता था कि दीपा सुल्तानपुर जाने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगी। उसे झांसे में लेने के लिए उसने एक दिन कहा, दीपा, सुल्तानपुर के ही नगईपुर में मेरे मामा रहते हैं। उनके कोई बच्चा नहीं है और उनके पास जमीन जायदाद भी काफी है। उन्होंने हम दोनों को अपने यहां रहने के लिए बुलाया है। तुम्हें तो पता ही है कि दिल्ली में हम लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ दिन मामा के घर पर रहें। पति की बात सुनकर दीपा ने भी सोचा कि जब उनकी कोई औलाद नहीं है तो उनके बाद सारी जायदाद पति की ही हो जाएगी, इसलिए उसने मामा के यहां रहने की हामी भर दी। 23 दिसंबर 2013 को समरजीत दीपा को ट्रेन से सुल्तानपुर ले गया। उसके साथ दोनों भाई अरविंद और धर्मेंद्र भी थे। जब वे सुल्तानपुर स्टेशन पहुंचे, अंधेरा घिर चुका था। नगईपुर सुल्तानपुर स्टेशन से दूर था। नगईपुर गांव से पहले ही समरजीत के मामा नरेंद्र का आम का बाग था। प्लान के मुताबिक नरेंद्र उनका उसी बाग में पहले से ही इंतजार कर रहा था। बाग के किनारे पहुंचकर तीनों भाइयों ने दीपा की गला घोंटकर हत्या कर दी और बाग में ही गड्ढा खोदकर लाश को दफना दिया। जिस गड्ढे में उन्होंने लाश दफन की थी, जल्दबाजी में वह ज्यादा गहरा नहीं खोदा गया था। नरेंद्र को इस बात का अंदेशा हो रहा था कि जंगली जानवर मिट्टी खोदकर लाश न खाने लगे। ऐसा होने पर भेद खुलना लाजिमी था, इसलिए इसके 2 दिनों बाद नरेंद्र रात में ही अकेला उस बाग में गया और वहां से 20 से 25 कदम दूर दूसरा गहरा गड्ढा खोदा। फिर पहले गड्ढे से दीपा की लाश निकालने के बाद उसने उसे उसी की शाल में गठरी की तरह बांध दिया। उस गठरी को उसने दूसरे गहरे गड्ढे में दफनाकर उसके ऊपर आम का एक पेड़ लगा दिया ताकि किसी को कोई शक न हो। दीपा को ठिकाने लगाने के बाद वे इस बात से निश्चिंत थे कि उनके अपराध की किसी को भनक न लगेगी। यह जघन्य अपराध करने के बाद अरविंद और धर्मेंद्र पहले की ही तरह बंठन कर घूम रहे थे।
उनको देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि उन्होंने हाल ही में कोई बड़ा अपराध किया है। गांव के ज्यादातर लोगों को पता था कि दीपा दिल्ली में समरजीत के साथ पत्नी की तरह रह रही है। जब उन्होंने समरजीत को गांव में अकेला देखा तो उन्होंने उससे दीपा के बारे में पूछा। जब दीपा के पिता राम सनेही को भी जानकारी मिली कि समरजीत के साथ दीपा गांव नहीं आई है तो उसने उससे बेटी के बारे में पूछा। तब समरजीत ने उसे झूठी बात बताई कि दीपा 1 महीने पहले उससे झगड़ा करके दिल्ली से गांव जाने की बात कहकर आ गई थी। समरजीत की यह बात सुनकर राम सनेही घबरा गया था। फिर वह बेटी की छानबीन करने दिल्ली पहुंचा और बाद में दिल्ली के पुल प्रहलादपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद ही पुलिस अभियुक्तों तक पहुंची। पुलिस ने समरजीत, अरविंद, धर्मेंद्र और मामा नरेंद्र को अपहरण कर हत्या और लाश छिपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर 9 जनवरी 2013 को दिल्ली के साकेत न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी पवन कुमार की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों और जनचर्चा पर आधारित